हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 1 अक्टूबर से जितनी भी सीरीज हमारी चल रही थी चैनल पे वो मैं वापस लेकर आऊँगा, जिसमें आज शुरुआत करेंगे उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स से। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ना केवल एक प्लेस से बल्कि उत्तराखंड के जितने भी हम बोल सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग चैप्टर है ना, उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ उत्तराखंड के जितने भी वरियस टॉपिक है वहाँ से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी अन्य सीरीज चल रही थी वो भी अब कंटिन्यू हो जाएंगी दोस्तों। जितने भी देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सीरीज के अंतर्गत, उन सभी को आप अच्छे से नोट कीजिए दोस्तों। इनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो आपका अपकमिंग एग्जाम होंगे, लाइक यूके पीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो। अभी देखिए नवंबर में आपका शेड्यूल बना दिया है, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे जो प्रीवियस एग्जाम है, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, अन्य जो भी एग्जाम है। तो अब आप लोगों का रिवीजन टाइम शुरू हो जाता है आज से आप लोग रिवीजन अपना शुरू कर ले, जिन लोगों का प्रीवियस एग्जाम है। जिन लोगों का 746 पोस्ट का एग्जाम है तो वो लोग फॉलो करते रहें। साथ ही देखिए 125 भाग आप लगा सकते हैं, एक भाग में कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूँ उत्तराखंड जीके के, या कितने बोल सकते हैं कि उत्तराखंड जीके के यूनिक वन लाइनर्स मैं आपको दे चुका हूँ, जो कि आपको बहुत सी बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, जिनके लिए कम से कम 20 से 30 बुक्स के आपको आवश्यकता पड़ेगी इतना पूरा कलेक्ट करने में। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोड़िए मत, स्किप भी मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक किताब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। तो पढ़ाई के टाइम में नो कॉम्प्रोमाइज़, नो स्किप, आपको सभी चीज़ें अच्छे से करनी है। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स पार्ट 125। और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा भी आएगा और आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैफिसलाइट का प्रतिनिधि पत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड की धरती में पत्रकारिता का इतिहास बहुत बड़ा है, 3 चरणों में हम बांटते हैं इसको। उत्तराखंड इतिहास में हम पढ़ते हैं पूरा विस्तृत तरीके से। ठीक है, तो पहला पत्र हमारा द हिल से आता है, मसूरी की धरती से, जॉन मैकिनन के द्वारा। द हिल्स फादर ऑफ मसूरी भी बोला जाता है उसको। और इसी के बाद द हिल्स के बाद 1850 के आसपास, यानी हालांकि इस वाले पत्र में कंट्रोवर्सी है इतिहासकारों में, कोई बोलते हैं 1845 में शुरू हुआ, कोई बोलता है 1850 में शुरू हुआ। झांसी की रानी के वकील रह चुके थे एक मिस्टर लैंग, उनके द्वारा शुरू किया जाता है मैफिसलाइट, लेकिन उसके बाद बंद हो जाता है, बहुत कंट्रोवर्सी है। बाद में बंद होता है तो उसके बाद हिमालय क्रांतिकाल नामक एक पत्र आता है दोस्तों, जिसको मैफिसलाइट का ही प्रतिनिधि पत्र कहा जाता है। यानी कि इसी के तर्ज पे शुरू होता है हिमालय क्रांतिकाल पत्र, जो कि 1875-76 में शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, जॉन नॉर्थम के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास बहुत लंबा है दोस्तों, बहुत से पत्र निकलते हैं। खासकर जो हमारा द्वितीय चरण होता है ना, द्वितीय चरण में तो इतने पत्र निकलते हैं कि उनको याद कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सभी पत्र महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आपको सब याद होने चाहिए। तो मैफिसलाइट पत्र का प्रतिनिधि पत्र किसको कहेंगे, हिमालय क्रांतिकाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1797 में गवर्नरेस के वकील के रूप में बनकर ब्रिटिश रेजिडेंट्स के पास बनारस कौन गया था। तो इसका आंसर है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को हम जानते हैं दोस्तों कुमाऊं के चाणक्य के नाम से, क्योंकि बहुत सक्रिय भूमिका रहती है हर्षदेव जोशी की चारों दिशाओं में। ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य हम पढ़ते हैं पुरिया नैथानी, उसी प्रकार कुमाऊं का चाणक्य अगर हम बोलते हैं तो जोशी, हर्षदेव जोशी। जोशी लोगों को चंद शासन में दीवान का पद आदि दिया गया था। हर्षदेव जोशी देखिए क्या करता है दोस्तों, चंद शासन में भी उसके पास पद हैं, चंद राजा कमजोर होते हैं तो यहाँ पर भी अपना आधिपत्य दिखाता है वो। उधर गोरखाओं को चिट्ठी भेजता है चंद साम्राज्य पर अटैक करने के लिए, इधर गढ़वाल वालों को भी चिट्ठी भेजता है अटैक करने के लिए, इधर ब्रिटिशर्स से भी मिल जाता है पेंशन प्राप्त करने के लिए। यानी कि चारों दिशाओं में डंका है हर्षदेव जोशी का। ठीक है, इसलिए ही इसको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। खाली तो नहीं बोलते होंगे ना कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। तो ये कारण था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल सकते कि एक शातिर इंसान था अपने टाइम का हर्षदेव जोशी। तो 1797 में जब प्रद्युमन शाह गढ़वाल नरेश था, तो प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल राज्य के वकील के रूप में इसको ब्रिटिश रेजिडेंस के पास भेजा था बनारस में। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट जो बनारस में बैठता होगा उनके पास भेजा था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंगल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो आंगल गोरखा युद्ध शुरू हो जाता है दोस्तों 1814 में प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आंगल गोरखा युद्ध 1814 में शुरू होता है। समाप्त कब होगा, संगोली संधि की पुष्टि के पश्चात, यानी कि मार्च 1816 में जब संगोली संधि पुष्टि हो जाती है ना, तो इस दिन क्या होता है, ये हमारा आंगल गोरखा युद्ध
समाप्त हो जाता है। तो आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो था बुटवल प्रांत। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं पूरा ये आंग्ल गोरखा इतिहास तो वहाँ पे बुटवल प्रांत एक नाम आता है। बुटवल प्रांत नियर बाई था दोस्तों गोरखपुर के, वर्तमान में जो गोरखपुर है ना उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में देखिए बुटवल प्रांत में क्या हुआ, गोरखा लोगों ने अपना आधिपत्य कर लिया। यानी कि वो एरिया किसी ठाकुर जमींदार का रहा होगा, वहाँ के लोकल राजा का रहा होगा, और अंग्रेजों ने जब अपना परिसीमन किया था तो अपने अंदर लिया था इस बुटवल प्रांत को। लेकिन गोरखाओं ने क्या किया, ज़बरदस्ती इस बुटवल प्रांत को अपने अंदर कब्जा कर लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ छिटपुट घटनाएं भी हो जाती है, चौकी वगैरह जला दी जाती है जिसमें कुछ सैनिक भी मारे जाते हैं। तो इससे गुस्सा हो जाते हैं फिर हमारे ब्रिटिश अधिकारी ऊपर के, और बोलते हैं कि अब प्रत्यक्ष युद्ध होगा। ठीक है, तो इसलिए आंग्ल गोरखा युद्ध का जो तात्कालिक रीजन रहता है वो बुटवल प्रांत रहता है दोस्तों। इसके बाद आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हो जाता है, सिक्किम के रास्ते नेपाल पर अटैक हो जाता है। ठीक है, बहुत सी जगहों से सेना जाते हैं, हिमाचल के सिरमौर से सेना आती है, और गोरखा सैनिक ये ब्रिटिश सैनिक हमारे यहाँ से भी अटैक करते हैं गिलेस्पी के नेतृत्व में। देहरादून नाला पानी का युद्ध, खलंगा का युद्ध हम पढ़ते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है, तात्कालिक जो रीजन था बुटवल प्रांत था। रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन था? तो रोटी सूची प्रथा क्या थी, पहले तो इसको जानिए आप। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में जब अजयपाल था दोस्तों, तो उस समय रसोई में जो खाना बनाने का अधिकार था सिर्फ किसको दिया गया था? सरोला ब्राह्मण को। सरोला ब्राह्मण ही केवल रसोई में खाना बना सकता है भैया। वैसा ही यहाँ पर हमारे कुमाऊं क्षेत्र में हो रहा था। कुमाऊं क्षेत्र में केवल चौथानी ब्राह्मण ही रसोई में जा सकते हैं, अन्य ब्राह्मण को अधिकार नहीं है रसोई में जाने का। ठीक है, अब जब महपति शाह का तिब्बत अभियान होता है दोस्तों, तिब्बत में दापा अभियान होता है, इसका दापा अभियान ना, दापा एक प्लेस था, उसमें तिब्बत में दापा हो गया, छपरांग हो गया, आपस में युद्ध चलते रहते थे गढ़वाल और तिब्बत के राजाओं के। तो महपति शाह ने तिब्बत अभियान किया। महपति शाह के टाइम पे एक महत्वपूर्ण वीर भी आ जाएगा, माधो सिंह भंडारी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना आपने। तो महपति साहब भाई तिब्बत पहुंचा। तिब्बत में सरोला ब्राह्मण भी जाते थे सेना के साथ। अब वहाँ पे तिब्बत में आपको पता है बर्फिस्तान था भैया, बर्फ की आंधी चल रही है, ब्राह्मण बेचारे एक धोती में है। क्या हुआ, हाइपरथर्मिया होने से ब्राह्मण पंडित जो लोग थे वो निपटने लगे धीरे धीरे, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। भैया एक कपड़े में आदमी है, क्या होगा? सैनिक लोग, राजा, तो महपति साहब तो बिल्कुल जकड़ा है, बिल्कुल उसका कवच लगाया, मोटे मोटे कपड़े पहने उसने, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण बेचारा ठिठुरते हुए रसोई में खाना बना रहा था। फलस्वरूप क्या हुआ, हाइपरथर्मिया होने की वजह से जितने भी सरोला ब्राह्मण थे उनकी मृत्यु होने लगी। महपति साहब ने बोला यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है भैया, ऐसा तो ये गलत ही हो रहा है, क्या किया जाए? तो इसने बोला भैया जमींदार, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण जितने भी लोग थे सेना में, अब सभी लोग रोटी बना सकते हैं भैया। रोटी बनाने में ब्राह्मण की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ब्राह्मण केवल चावल बनाएगा, चावल। तो आज भी हम देखते हैं गढ़वाल कुमाऊं के गाँवों में जब बड़े उत्सव वगैरह होते हैं ना, तो रसोई में जो चावल बनता है वो ब्राह्मण ही बनाता है। बाकी पूरी वूरी आटा रोटी पराठे सब अदर लोग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन चावल आज भी ब्राह्मण करता है। रसोई में छूत वाला प्रावधान आज भी रखा गया है। तो ये रोटी सूची प्रथा शुरू किसने की थी? महपति शाह ने। यानी कि सभी लोग जो सैनिक लोग थे वो भी रोटी बना सकते हैं, रोटी बेल सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, ये ब्राह्मण की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी रोटी सूची प्रथा। उत्तराखंड इतिहास में हम ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब प्रमोटिव बात होगी, लेकिन हमेशा मैं इसलिए बोलता कि आपको मैंने बोला था जब हमने उत्तराखंड इतिहास ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था, इसलिए आपको बोला था, आपकी डिमांड पे था ये, मैं कभी नहीं करने वाला था, क्योंकि मेरे पास समय की इतनी बाध्यता है कि मुझे और काम करने में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है। आप लोगों की डिमांड पे ही उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स हमने शुरू किया था। आज ये समाप्त होने की पॉइंट पे है, जल्दी एप्लीकेशन पे लॉन्च भी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम ये सभी बातें जानते हैं, छोटी छोटी बातें जो हिस्ट्री में हुई थी, महत्वपूर्ण बातें क्या थी, अच्छे से समझ में भी आता है। वन लाइनर्स में भी मैं आपको ला रहा हूँ। देखिए जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते उन लोगों को वन लाइनर्स में भी सभी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश कौन था? तो जब 1857 की क्रांति होती है उसमें टिहरी का राजा कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कौन था भैया? किंग ऑफ कुमाऊं, यानी कि हेनरी रैमजे। कहाँ का था भाई हेनरी रैमजे? स्कॉटलैंड का था। किसका ये चचेरा भाई था? डलहौजी का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपने याद रखना होता है। रामजी साहब, किंग ऑफ कुमाऊं, ठीक है, बहुत अच्छा शासक इनको बताया गया है। 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने हेनरी रैमजे का साथ दिया था। 1857 की क्रांति उत्तराखंड की धरती में पूरी तरह असफल रही, विफल रही। उसका रीज़न क्या था? कुशल नेतृत्व हेनरी रैमजे का। और उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, केवल हल्द्वानी, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो हल्द्वानी, और गढ़वाल में जाते तो देहरादून, दो जगहों पर ही विद्रोह हुए। उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पर भी लहर ही नहीं फैली हमारी 1857 की क्रांति की। ठीक है, गढ़वाल में तो बिल्कुल उदासीन। क्यों? गढ़वाल में भाई जो हमारा सुदर्शन शाह है, इसने अंग्रेजों की मदद से तो खोया हुआ साम्राज्य पाया था। अब मेरे को किसी ने खोया हुआ साम्राज्य दिलाया है, क्या मैं उसी के खिलाफ बगावत करूंगा?
मुश्किल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए सुदर्शन साहब मतलब टिहरी तो बिल्कुल ही साइड हो गया। और गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल में पता ही नहीं चला, संसाधन थे ही नहीं, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था सब बंद कर दी गई, लोगों को पता ही नहीं चला देश में ऐसी भी क्रांति हो रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, जबकि गढ़वाल रियासत का राजा कौन था उसमें, टिहरी राजा सुदर्शन साहब। सर्वप्रथम तराई जनपद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो तराई जनपद, देखिए तराई जनपद कभी हमारे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हो जाता है, फिर बाहर कर दिया जाता है, फिर शामिल होता है, फिर बाहर हो जाता है, ऐसा चलते रहता है। हम पढ़ते हैं ना, जब हम ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पढ़ते हैं इतिहास में, तो ये घटनाएं होते रहती है। सबसे पहले हमारा कौन सा जनपद बनता है 1815 में? कुमाऊं जनपद बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 1839 में कौन सा जनपद बनता है? गढ़वाल जनपद बनता है। गढ़वाल जनपद का मुख्यालय फिर पौड़ी पौड़ी मुख्यालय लाया जाता है कब? 1840 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती है। इसके बाद हमारा तीसरा, अब यहाँ पे 1839 में कितने जनपद होंगे? दो ही तो होंगे ना, कुमाऊं और गढ़वाल जनपद। कुमाऊं अल्मोड़ा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, अल्मोड़ा। अब यहाँ पे तीसरा जनपद कब बनेगा? 1891 में, जब हमारा नैनीताल का उदय होगा। अब 1891 में जब हम जाते तो 3 जनपद हो जाते हैं हमारे पास, नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल। गढ़वाल पूरा एक ही है, ठीक है, चमोली अमोली कुछ अलग नहीं है। एक तो टिहरी रियासत है आधे गढ़वाल में, ऊपरी भाग में, और नीचे पूरा जो दक्षिणी गढ़वाल वाला एरिया है, मतलब एक हिसाब से चमोली और जो हमारा पौड़ी वर्तमान है, ये गढ़वाल जनपद कहलाता था। उसमें अलग से कोई ऐसे वो नहीं थे। ठीक है, तो 3 ही जनपद थे हमारे पास। अब तराई जनपद का गठन होता है 1842 में और कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हो जाता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसको फिर से यहाँ से बाहर कर दिया जाता है बैटन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती है जो हम पढ़ते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है जनपदों का गठन किस किस वर्ष हुआ था। अल्मोड़ा या कुमाऊं जनपद सबसे पुराना है भैया। अल्मोड़ा जनपद और कुमाऊं में आप कंफ्यूज होते हैं। 1891 में आपने नहीं जाना है। 1891 में अल्मोड़ा से नैनीताल को अलग किया जा रहा है, कुमाऊं जनपद से नैनीताल को अलग किया जा रहा है, यानी कि अल्मोड़ा तो है ही पहले से। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद हमारा 1815 ही होगा, कुछ भी कर लो आप। उसके बाद 1839 में हमारा कौन सा जनपद बनता है? 1839 में जनपद गढ़वाल बनता है हमारा, ठीक है, या पौड़ी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद 1842 में तराई जनपद बनता है। 1891 में हमारा नैनीताल जनपद बनता है। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को हमारा टिहरी जनपद बनता है। टिहरी का भारत में विलय होगा तो वो टिहरी जनपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। कुमाऊं पर कुमाऊं व पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी थी? कुमाऊं व पर्सपेक्टिव जो बुक है दोस्तों, इसके राइटर हैं देवकीनंदन पांडे। ठीक है, स्टडी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। राज्य में माँ गंगा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माँ गंगा मंदिर की लोकेशन है मुखवा, एक विलेज है, मुखवा ग्राम, उत्तरकाशी में स्थित है माँ गंगा मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, गंगोत्री जो है हमारा ग्लेशियर, वो हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, और गंगोत्री से ही हमारा उद्गम होता है, गोमुख से, गंगा नदी का। तो वहाँ पे स्पेशली हमारा ये मंदिर है माँ गंगा मंदिर। ठीक है, बहुत फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जागृत गढ़वाल संघ स्थापित हुआ था 1938 में। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे परीक्षा में 1937 है, तो करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 1938 इसका बिल्कुल सही आंसर है। गढ़वाल जागृत संघ या जागृत गढ़वाल संघ 1938 बिल्कुल सही है। रीज़न क्या था इसका? 1938, ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा वर्ष है जब पृथक राज्य की मांग हो रही है श्रीनगर सम्मेलन में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहा है। इस श्रीनगर सम्मेलन के कुछ दिन बाद पौड़ी सम्मेलन होता है। पौड़ी सम्मेलन में गरम दल और नरम दल के लोगों में हाथापाई तू में हो जाती है। फिर से गरम दल नरम दल ना कांग्रेस के जो थे, वहाँ पे हाथापाई तू में हो जाती है उनके बीच में फिर से। और गरम दल के जो लोग हैं वो बोलते हैं भाड़ में जाओ तुम, जितने भी कांग्रेस वाले नरम उदार, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। उदार लोग तभी तो हम अभी तक अब गुलाम हैं, आंदोलन अच्छे से हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हो जाती हैं 1938 में। और इसके बाद जो गरम दल के लोग हैं वो एक संस्था बनाते हैं जागृत गढ़वाल संघ नाम से। ठीक है, तो जागृत गढ़वाल संघ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए किस वर्ष ये गढ़वाल जागृत संघ बना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1938। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है कुछ कुछ संगठन या जो हमारी समितियां बनी दोस्तों, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आपको याद रखना है। और जागृत गढ़वाल संघ की मैं बात करता हूँ, इसकी स्थापना या संस्थापक कौन था फिर? तो ये गरम दल का एक नेता होता है प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, इसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इस संगठन का स्थापना, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र मुख्यतः बजाया जाता है। तो अलगोजा एक सुशील वाद्य होता है। सुशील वाद्य मतलब मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं, यानी कि मुंह की हवा से बजाते हैं, वो सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अलगोजा का अन्य नाम है उत्तराखंड की धरती में दोस्तों जोया मुरली। जोया मतलब होता है दोस्तों ट्विंस, ट्विंस जोया मुरली, यानी कि ट्विंस फ्लूट भी इसको बुलाता है। 2 फ्लूट आपस में जुड़े होते हैं, फ्लूट बांसुरी जो होती है ना, जोया मुरली का मतलब बांसुरी, 2 बांसुरियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं इस अलगोजा में।
ठीक है। और ये मुंह से बजाया जाता है, क्वेश्चन बन चुका है यूके ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में। अलगोजा किससे बजाया जाता है? मुंह से, हाथ से, पैर से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एससी पूछ लेता है। तो कोई भी क्वेश्चन हमारा, बोल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा वेस्ट क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन की अहमियत है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं ऐसे क्वेश्चन। अब अलगोजा किससे बजाया जाता है? भाई क्या क्वेश्चन है, अलगोजा किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्जाम में। तो अलगोजा एक सुशील वाद्य है। सुशील वाद्य ऐसे यंत्र जो मुंह से बजाए जाते हैं दोस्तों, हवा मारकर, ठीक है। जोया मुरली भी इसको कहा जाता है। और ये पशु चारकों का फेमस एक क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। पशु चारक जो होते हैं ना, हिमालयी भूभाग में जो हमारे एल्पाइन वगैरह में पशु चारक जाते हैं, पशु चारक जो जातियाँ हैं वो बजाते हैं। जब पशु चल रहे होते हैं तो उसमें बड़े आनंद से इसको बजा रहे होते हैं, ठीक है। बहुत आनंद लेते हैं वो पूरे व्यू का, और मतलब बोल सकते हैं ना, बुग्याल में जाके एक आंतरिक सुकून मिलता है, अलग ही मज़ा आता है। अगला है देखिए, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मंदिरों की शैलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मंदिर किस शैली में है? बद्रीनाथ किस शैली में है? रघुनाथ मंदिर किस शैली में है? जागेश्वर मंदिर किस शैली में है? इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं राज्य के वो किस शैली में निर्मित है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है दोस्तों, बहुत फेमस मंदिर है ये, और ये निर्मित है द्रविड़ शैली में, ठीक है, द्रविड़ शैली। राज्य में पशुचारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पशुचारकों का स्वर्ग देखिए हमारा बोला था बुग्यालों को, जो एल्पाइन होते हैं ना, एल्पाइन को हमारे यहाँ पे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि मखमली घास होती है वहाँ पे बड़ी गर्मियों के टाइम पे, और वो मखमली घास का आनंद लेते हैं पशु। बहुत अच्छा उनकी ग्रोथ होती है उस घास को खाने के बाद, और उस मखमली घास में बांसुरी बजाने का आनंद कौन ले रहा है? हमारा पशुचारक भी। इसलिए पशुचारक का स्वर्ग कहा जाता है बुग्यालों को, ठीक है। अलगोजा बजाते हैं यहाँ पे पशुचारक बैठ के आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, धौली गंगा पश्चिमी व सरस्वती के मध्य स्थित प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो धौली गंगा पूर्वी भैया धारचूला पिथौरागढ़ जनपद में, जिसमें धौली गंगा परियोजना है। क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। धौली गंगा पूर्वी कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। धौली गंगा पश्चिमी कहाँ पर है? तो चमोली जनपद में है। तो धौली गंगा पश्चिमी और सरस्वती के मध्य में कामेत पर्वत है दोस्तों, हमारा कामेत पर्वत। और कामेत पर्वत उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, दूसरा पर्वत शिखर, ठीक है। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। पहला कौन सा है? तो फिर नंदा देवी हमारा आंसर हो जाएगा। पहला हमारा नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है भैया? तो नंदा देवी की ऊंचाई है 7817, ठीक है। कितनी है? 7,817 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजराजेश्वरी देवी कौन है भैया? राजराजेश्वरी देवी ये हमारी पंवार शासकों की कुल देवी थी। कौन थी? पंवार शासकों की कुल देवी थी। और इनका जो प्राचीन मंदिर स्थित है वो देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ यानी कि कहाँ पे है देवलगढ़? वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो देवलगढ़ कहाँ पे है? तो देवलगढ़ हमारा हो जाएगा दोस्तों चमोली में, ठीक है। सबसे प्राचीन राजधानी जो पंवार शासकों की थी वो कहाँ पे थी? चांदपुर गढ़ी चमोली में थी। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। चांदपुर गढ़ी से फिर हमारा देवलगढ़ आई राजधानी, देवलगढ़ से राजधानी फिर आती है श्रीनगर, श्रीनगर ही रहती है हमारी जब तक गोरखा अटैक नहीं होता है। फिर जैसे अंग्रेज वापस आते हैं तो श्रीनगर तो हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में शामिल हो जाता है, और एक नई राजधानी अस्तित्व में आती है सुदर्शन शाह के द्वारा, जिसको हम टिहरी के नाम से जानते हैं। भागीरथी और भिलंगना पे टिहरी शहर बसाया जाता है। उसके बाद बहुत से शासक आते हैं कि कीर्ति शाह कीर्ति नगर बसा लेता है, प्रताप शाह प्रताप नगर बसा लेता है, नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर बसा लेता है, और टिहरी डैम बन के हमारा पुराना जो टिहरी था वो डूब जाता है। ये पूरी कहानी हमारी टिहरी रियासत की। तो आपको याद रखना है देवलगढ़ यहाँ पर स्थित है राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में कुली एजेंसी की प्रथम शाखा खोली गई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुली एजेंसी पूरा हम इतिहास पढ़ते हैं। कुली उतार प्रथा को रिलैक्सेशन देने के लिए, कुली उतार प्रथा को कम करने के लिए ये कुली एजेंसी बनाई गई थी गढ़वाल में। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। जोध सिंह नेगी के प्रयासों से पहला सचिव था, और गढ़वाल में इसका मुख्यालय था पौड़ी में। केंद्र बिंदु था कोटद्वार। अब कुमाऊं जैसे गढ़वाल में सफल होती है कुली एजेंसी, तो कुमाऊं की तरफ रुख किया जाता है। कुमाऊं में भी बहुत जगह इसकी शाखाएं खुलती है, हल्द्वानी, भीमताल, कोटाबाग, बहुत जगह पे इसकी शाखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। यहाँ के लोग बोलते हैं भैया टैक्स पे करके हम दोबारा से टैक्स दें, ये क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट ही गलत है आपका। आप इस प्रथा को ही ख़त्म करो ना, क्यों बढ़ावा दे रहे हो? तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। कुली एजेंसी इसलिए बनाई जाती है दोस्तों ताकि कुली उतार प्रथा में ना जिस व्यक्ति की ड्यूटी होगी उस व्यक्ति की ड्यूटी की जगह किसी स्थायी परमानेंट कुली को भेजा जाए वहाँ पे,
तो इसलिए बनाई गई थी। और वो जो परमानेंट कुली भेजा जाएगा उसको पैसा कहाँ से देंगे? फिर पैसा वही व्यक्ति देगा जिसकी आज ड्यूटी थी। मेरा कोई घर का इंपॉर्टेंट काम है, मैं कुली बेकार या कुली उतार प्रथा में नहीं जा सकता। मैंने टैक्स दिया इनको, कुली एजेंसी वालों को, इन्होंने क्या किया, परमानेंट लेबर लाई मेरी जगह भेज दिया, मेरे को फ़ायदा मिल गया, मैं घर में बैठ गया, लेकिन मैं अपनी जेब से दे तो रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ बातें हुई जिससे क्या हुआ, कुमाऊं क्षेत्र में फेल हो गई है। कुमाऊं के लोग बहुत पढ़े लिखे थे भैया, एक से एक लीडर थे यहाँ पे, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल शाह, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, मोहनलाल शाह, ऐसे ऐसे लीडर यहाँ पे थे। उन्होंने बोला भैया बेवकूफ़ बना रहे हो क्या हमको, बंद करो इसको, एजेंसी बंद करो, कोई मतलब नहीं। तो भीमताल में पहली शाखा खुलती है, हालांकि इसकी आपको याद रखना है, भीमताल में पहली शाखा खुलती है। कुली एजेंसी 1908 में स्थापना, 1923 में समाप्त, क्योंकि 1923 में उत्तराखंड की धरती से एक कुप्रथा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जियो आ जाता है ऑफिशियल, चीज़ को हम जानते हैं कुली बेगार। उत्तराखंड की धरती से ऑफिशियल तरीके से कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? 1923। गोविंद बल्लभ पंत व बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत देखिए कैसा नेता, उदारवादी नेता। कैसा नेता? उदारवादी, यानी कि नरम दल का नेता। भैया आराम से करो सब चीज़, आराम से, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत के गुरु कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे। बद्रीदत्त पांडे कैसा आदमी? भैया शक्ति साप्ताहिक निकाल दिया। तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार जब पकड़ा ना, उसके बाद तो ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी कील ठोकी इसने ताबूत में कि हिल गई पूरी ब्रिटिश हुकूमत, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे कैसा आदमी? गरम दल का आदमी। कौन होगा भैया गरम दल वाले का राजनीतिक गुरु? तो नो डाउट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। तो बद्रीदत्त पांडे जी बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं भैया? 4 बार, ठीक है। और चौथी बार जब मिलते हैं, बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आता है बद्रीदत्त पांडे का कि आज मेरी 4 धाम यात्रा संपूर्ण हो गई, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दरबान सिंह नेगी व गबर सिंह नेगी स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो कौन है ये दोनों व्यक्ति? आपको पता ही होगा, उत्तराखंड जी के आप पढ़ते हैं। दरबान सिंह नेगी पहला व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जिसको क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस, सर्वोच्च ब्रिटिश सैनिक सम्मान था ये, विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का पहला व्यक्ति जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, दरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड से दूसरा व्यक्ति जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, मरणोपरांत, लेकिन मर गया बेचारा, शहीद हो गया, गबर सिंह नेगी, ठीक है, बच्चा ही था, शहीद हो गया वहाँ पे न्यू चैपल युद्ध में। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों उत्तराखंड की धरती से जिन्हें ब्रिटिश काल में सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला था, विक्टोरिया क्रॉस। और इन दोनों के स्मारक कालो का डांडा में स्थित है, जिसको हम जानते हैं लैंसडाउन के नाम से, ठीक है। कालो के डांडा आज भी छावनी है ना वहाँ पे, तो छावनी है। तो इन दोनों का भी एक अहम योगदान रहा था, कह सकते हैं हम, गढ़वाल राइफल्स के उद्गम में। वैसे गढ़वाल राइफल्स की जो स्थापना का श्रेय जाता है ना, वो हमारा बलभद्र सिंह नेगी को जाता है, जिसने आंग्ल अफगान युद्ध लगा था, वहाँ पे बड़ी उसने चतुराई दिखाई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार कितने जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1000 से अधिक वाले जो हमारे जनपद है ना उत्तराखंड में, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर किसी जनपद में, या किसी भी भारत की अगर बात करें तो पूरे देश में, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ये तो लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पे उत्तराखंड में 7 जनपद ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। पहले की तरह जो घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं। अब जैसे हम देखते हैं, आज से कुछ 20-30 साल पहले हम जाते थे तो बहुत ज़्यादा हमको कन्या भ्रूण हत्या ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी, ठीक है। आज वो बहुत कम हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड में बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं भैया, कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है। तो 7 जनपद है हमारे जहाँ पे लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, जिसमें टॉप में है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली, ये 7 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। अच्छी न्यूज़ ये। जन्माष्टमी को अठोई पर्व के नाम से कौन मनाता है? तो जन्माष्टमी पर्व को अठोई नाम से मनाते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। महत्वपूर्ण है। जौनसारियों के जो अन्य त्यौहार हैं फेमस, वो है नुराई, नुराई त्यौहार भी बहुत फेमस है इनका। और दूसरा एक जागरा, जागरा भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो याद होने चाहिए, क्वेश्चन हमेशा बनता है वहाँ से एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? तो लक्सर जंक्शन हरिद्वार से इसको जोड़ा गया 1 जनवरी 1896, ठीक है। यानी कि हरिद्वार में पहले रेल आ गई भैया, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है ना आपको। देहरादून में रेल कब पहुंचती है? 1900 में पहुंचती है, 1900 में। काठगोदाम में रेल कब पहुंचती है? 1884 में पहुंचती है,
ठीक है। और ऐसे लक्सर में रेल कब पहुंच रही, तो लक्सर को जोड़ा गया जिस दिन, उसी दिन तो पहुंचेगी, 1 जनवरी 1896। लक्सर जंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे रेल आती है ना, तो लक्सर जंक्शन और हरिद्वार जंक्शन को आपस में पटरियाँ जोड़ रही होंगी, तो कब शुरू हुआ, 1 जनवरी 1896। केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था, तो केंद्र सरकार ने, देखिए पंचक्की तो आप जानते हैं ना, पंचक्की को क्या बोलते हैं, पंचक्की को बोलते हैं वाटर मिल्स, ठीक है, वाटर मिल्स। आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे पंचक्कियाँ यूज होती हैं दोस्तों, पानी के द्वारा चलने वाली चक्की, जिसको स्थानीय भाषा में घराट भी कहा जाता है। इसमें अनाज को पीसा जाता है दोस्तों, और बहुत पौष्टिक माना जाता है इसको, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली चलता है ये, आराम आराम से, कण कण एक एक दाना इसमें अच्छे से पिसता हुआ निकलता है। आप देखिए आज मैकेनिज्म का टाइम है, आप देखते हैं डीजल जनित चक्कियाँ हमारे पास है, बिजली वाली चक्कियाँ, वो मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि उसमें पौष्टिकता खत्म हो जाती है अनाज की। तो पंचक्की का काम बढ़िया चलता है भैया, पंचक्की में बहुत से अनाजों को हम पीस सकते हैं, ठीक है। पंचक्की की में देखिए हमारा कोई लागत भी नहीं लगती है, कि बाद हमारी लागत लगती है जब हम बनाते हैं इसको, उसके बाद ये फ्री होता है, जब तक पानी है, पानी से ही चलता है ये, पानी पंखुड़ियों में टकराती हैं, उसके बाद ऊपर के घराट चलते हैं, ठीक है। पंचक्की का पूरा वीडियो है चैनल पे, अगर आप विजिट करके देखना चाहें, लाइव वीडियो है पंचक्की कैसी होती है। गाँव में मैं गया था, वहाँ मैंने शूट किया था, आप देख लीजिएगा। तो इस पंचक्की को अप्रैल 2001 में भारत सरकार ने लघु उद्योग का दर्जा दिया, यानी कि ये भी एक प्रकार का उद्योग है, ठीक है। और पंचक्कियों में सबसे पहली बार टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था, बैकेट ने दिया था, ये भी याद कर लें। बैकेट, डिप्टी कमिश्नर बैकेट, इसने 1842 में ऐसा बोला ना, जब ब्रिटिश काल चल रहा था, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, कि इन पंचक्कियों पर पहली बार क्या लगाना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए, हमने कर लगाना चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहन गाता जाएगा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी थी, ठीक है। तो मोहन गाता जाएगा, बहुत अच्छी ये आत्मकथा है दोस्तों, विद्यासागर नौटियाल जी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं टिहरी के विद्यासागर नौटियाल जी। टिहरी जो आंदोलन चला ना, उस पर बहुत सी पुस्तकें लिखी इन्होंने, टिहरी में जो राजशाही के खिलाफ आंदोलन चला, टिहरी की 100 कहानियाँ, ठीक है। यमुना के अखाड़े कुछ ऐसी भी इनकी एक रचना है, ठीक है, यमुना के अखाड़े कुछ ऐसी भी रचना है। तो ज़्यादातर रचनाएं जो रही विद्यासागर नौटियाल जी की, वो हमारी टिहरी रियासत में जो राजशाही प्रथा थी उसके खिलाफ लोगों का जो संघर्ष था, बलिदान था, उस पर आधारित रही, ठीक है। और मोहन गाता जाएगा विद्यासागर नौटियाल जी की है, ठीक है। मोहन कब गाता जाएगा, जब उसके पास खूब सारी विद्या होगी। मोहन कब गाएगा भैया, जब उसके पास बहुत ज़्यादा विद्या होगी ना, नॉलेज होगा। तो ऐसे कनेक्ट कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। विद्या होगी तो विद्यासागर नौटियाल। राज्य का कौन सा पत्र यंग इटली की तर्ज पर था, देखिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको मिल रहे हैं इस सीरीज में। राज्य का एक पत्र ऐसा भी रहा दोस्तों जो यंग इटली की तर्ज पर था। यंग इटली क्या था भैया, क्या था यंग इटली, तो यंग इटली आप पढ़ते, जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं ना, इटली में भी देखिए एक संगठन बनाया गया था यंग इटली। किसने बनाया था, मेजिनी ने, ठीक है। यंग इटली नामक एक संगठन बनाया था, मेजिनी एक लीडर था उस समय इटली का। इटली की हमारी क्रांति की बात हो रही है, इटली में एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी, बहुत सी हमारी क्रांतियाँ होती हैं ना, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, इटली की क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, गुलाबों का युद्ध होता है, बहुत ही विश्व इतिहास में हम पढ़ते हैं। उसी में देखिए एक हमारा महत्वपूर्ण आता है मेजिनी नाम, जो कि इटली की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसने यंग इटली बनाया था, मतलब युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं में जोश भरने के लिए संगठन था ये। और इसी यंग इटली की तर्ज पर उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने एक समाचार पत्र निकाल दिया भैया, जिसका नाम है तरुण कुमाऊं। तरुण का मतलब भी तो यंग ही होता है, तरुण। यंग इटली की तर्ज पर निकलने वाला पत्र था दोस्तों तरुण कुमाऊं, 1922 में पब्लिश हुआ। संपादक कौन है भैया तरुण कुमाऊं का, तो संपादक है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। लेकिन 22 में पत्र शुरू हुआ, 23 में बंद हो गया। बंद क्यों हुआ, मुकुंदी लाल जी तो हवा में थे भैया, मुकुंदी लाल जी का प्रांतीय काउंसिल में चयन हो गया भैया, विधायक बन गए, अब चचा विधायक हैं, ठीक है। अब कौन संभाले तरुण कुमाऊं को, ना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आंदोलन मुद्दे इतने चल रहे कि उसी में बिजी रह गए हमारे बैरिस्टर साहब, तो हमारा ये बंद हो गया पत्र 1 साल बाद। लेकिन आपको याद रखना है, उत्तराखंड का एक ऐसा पत्र था जो यंग इटली की तर्ज पर था, वो था तरुण कुमाऊं, ठीक है। और उत्तराखंड की धरती में एक पत्र ऐसा भी आता है जो रूस के एक पत्र इस तरह की तरह था, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं पत्रकारिता के इतिहास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए किस वर्ष गढ़वाली पत्र साप्ताहिक हुआ था। तो गढ़वाली पत्र देखिए आपको कितना अच्छा पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर। गढ़वाली पत्र जब आया दोस्तों 1905 में, गढ़वाली पत्र के पहले प्रकाशक कौन थे, विश्वम्बर दत्त चंदोला जी थे। गढ़वाली पत्र के पहले संपादक कौन थे, गिरजादत्त नैथानी जी थे। इनको आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, ठीक है। अब गढ़वाली जब 1905 में निकला दोस्तों, तो गढ़वाली एक मासिक पत्र था। मासिक का मतलब महीने में एक ही बार निकलता हो, जैसे आज मैगजीन आती है ना करंट अफेयर्स की, महीने में एक ही बार आती है, वैसे ही ये गढ़वाली पत्र भी डेली समाचार पत्र की तरह नहीं आता होगा,
एक ही बार महीने में छपता है। अब एक ही बार छपता है यार, लोग बहुत देर में न्यूज़ मिल रहा है। आज 1 तारीख को बाघ ने किसी का शिकार कर दिया, वो न्यूज़ गढ़वाल वाले पढ़ रहे हैं 30 तारीख को, तब तक तो पूरा आधा गढ़वाल साफ हो गया भैया, या कुमाऊँ साफ हो गया एक हिसाब से। फॉर सपोज कीजिए ना, कुछ ऐसी घटना हो रही है, अगर क्रांति हो रही है आज 1 तारीख को दुगड्डा में, वो खबर हमारा कुमाऊँ वाला पढ़ रहा है कब, 30 तारीख को। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने बोला भैया 1914 में एक सम्मेलन हुआ इनका गढ़वाल में। 1914 में एक सम्मेलन होता है जिसको हम जानते हैं एकता सम्मेलन के नाम से, ठीक है। और इस एकता सम्मेलन में ये बोला गया कि गढ़वाल के जो भी समाचार पत्र हैं उनको मर्ज करो। पहले तो गढ़वाली समाचार, उसके साथ साथ हमारा विशाल कीर्ति और ये हमारा गढ़वाली पत्र, इनको मर्ज करो। गढ़वाल की सभाओं को भी मर्ज करो, इसमें बोला गया एकता सम्मेलन में। तो गढ़वाल की कुछ सभाओं का मर्ज हो जाता है इसमें, जैसे गढ़वाल भातृत्व मंडल, गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारिणी सभा, ये मिक्स हो जाती है इसमें, सरोला सभा, सभी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी यहाँ पे घटना होती है 1914 में एकता सम्मेलन में। और इसी एकता सम्मेलन में एक डिसीजन लिया जाता है कि गढ़वाली जो पत्र है भैया, अब एक ही पत्र निकालेंगे, अच्छे से निकालते सभी लोग मिलके, लेकिन इस पत्र को आप क्या करें, मासिक से साप्ताहिक करो भैया। महीने में आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, आंदोलन हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, लोगों के पास तब सूचना जा रही है, फिर आ रहे हैं लोग भीड़ लगा के, फिर क्या फ़ायदा। तो इसके बाद 1915 से क्या हुआ दोस्तों, गढ़वाली जो पत्र था वो साप्ताहिक हो गया। अब नहीं कि साप्ताहिक का मतलब क्या होगा, हफ्ते में 4 से 5 बार निकलेगा अब, ठीक है। क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो सप्ताह में निकलता होगा ना एक दिन, तो 4 बार तो ऑब्वियसली बात है निकलेगा ही निकलेगा, और हो सकता है किसी बार मैक्सिमम 5 बार भी निकल जाता होगा, ठीक है। तो साप्ताहिक कब हुआ था गढ़वाली, 1915। लास्ट ये क्वेश्चन देखिए, अमृत की बूंदें एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है। तो अमृत की बूंदें और एवरेस्ट के देवता, ये रचना है विद्यावती डोभाल। विद्यावती डोभाल भी एक फेमस नाम है उत्तराखंड की महान विभूतियों में, हो सके तो इनका टॉपिक जल्दी दूंगा मैं आपको। अपने टाइम की एक फेमस राइटर और बोल सकते हैं एक राजनीतिज्ञ भी रही है, और इसके साथ साथ एक पढ़ी लिखी सभ्य और महिला बोल सकते हैं गढ़वाल संभ्रांत से पहले हम इनको, जिन्होंने लेखन में अपने हाथ आजमाए दोस्तों, ठीक है। तो विद्यावती डोभाल की ही रचना है अमृत की बूंदें और एवरेस्ट के देवता, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स पार्ट 125। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे भी। देखिए अभी हमारे हाल में एक किताब आई थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो बहुत पहले आ चुके थे, पार्ट 3 भी मैंने दे दी है। ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चनों का पूरा संकलन रहता है इन ई बुक्स में, तो इसलिए जो भी नए लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा, आज तो 125वां भाग हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारी उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप ज़रूर परचेज कर लें। और परचेज कैसे करेंगे, बहुत नाम मात्र मूल्य में। परचेज करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देखेंगे ना, लिंक पे जैसे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आपने डाउनलोड करनी है इसको, ठीक है। तो ये बुक आप लेंगे दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल होगी, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, बहुत चीज़ें इसमें, इतने यूनिक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये यूके वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारी ई बुक है, इनको तो आप ले ही लीजिएगा, बहुत आपके काम आएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार की सीरीज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे अब आगामी कुछ टाइम से, आज से शुरुआत हो चुकी है। तो अब जीके टेस्ट वगैरह जो भी हमारी सीरीज चली थी वो मिलती रहेगी, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, देवभूमि करियर पॉइंट आपके हर कदम पर आपके साथ है। इसीलिए हमारा स्लोगन ही मैंने इसलिए बनाया था कि पास ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन में अगर आप जा रहे हैं तो हम आपके पास हैं, हम आपके दर्रे हैं जहाँ से आप गुजरेंगे, और हम आपको हमेशा सफल पथ पे ही ले जाएंगे। चैनल शुरू करने का जो प्रयास था, जो हमारा कदम था, वो आप लोगों के लिए था, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो लोग घर बैठे तैयारी कर सकें। और ये उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स वाली जो सीरीज़ है, ये सबसे फेवरेट सीरीज़ है मेरी, सबसे ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि इसमें देखिए बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सभी जगह से क्वेश्चन मिल के मिक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको अलग अलग वेरियस बुक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज है उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स। प्रीवियस जो एग्जाम हुए ना 2-3 साल के, उनमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास यहीं से निकल के आए हैं, इसी सीरीज से 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ बिल्कुल स्किप ना करें इस सीरीज को। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों, अपना ध्यान भी रखें, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।